Assalamu alaikum everyone, welcome to database course. In today's lecture we will learn about aggregate functions in SQL. In our previous lecture we have learned about the where clause in SQL and the use of between, in, like, is null and not operator in SQL with different examples. In today's lecture we will learn about aggregate functions which are count, sum, average, minimum, maximum. Then we will learn about the group by and having clauses. After that we will do some tasks in SQLite related to aggregate functions. So first of all, SQL aggregate function. Aggregate functions are used to perform some form of summation or aggregation of data. So एग्रीगेट फंक्शंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल रोज की वैल्यूज़ को एग्रीगेट करके ग्रुप टुगेदर करके कोई एक समरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. तो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो एज एन इनपुट मल्टीपल वैल्यूज़ लेते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं और रिटर्न करते हैं एक हमें सिंगल आउटपुट. सो बेसिकली हम मल्टीपल रोज पे एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इसके सिंटेक्स में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे जो भी एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसका नेम लिखेंगे और इन ब्रैकेट्स में हम उस कॉलम का नेम देंगे जिस पे हम वो एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे होंगे, जिसकी वैल्यूज़ पे हम अप्लाई कर रहे होंगे फ्रॉम टेबल नेम. ये एक सिंपल सी क्यूरी का सिंटेक्स है जिसमें हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास जो हैं वो 5 एग्रीगेट फंक्शंस अवेलेबल हैं इन SQL. सबसे पहले है काउंट. तो काउंट जो है वो आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ स्पेसिफाइड कॉलम रिटर्न करता है. जैसे एक कॉलम में आपके पास 5 रिकॉर्ड्स हैं या 6 रिकॉर्ड्स हैं और समटाइम्स बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, मोर देन 1000 रिकॉर्ड्स होते हैं. तो काउंट का जो एग्रीगेट फंक्शन है वो उन रिकॉर्ड्स का काउंट आपको रिटर्न करता है. सम जो है वो किसी भी कॉलम की वैल्यूज़ को सम करके ऐड करके वो फाइनल वैल्यू आपको रिटर्न करता है जो सम वैल्यू होती है. एवरेज जो है वो आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करके रिटर्न करता है, जो कि आपको पता है कि सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है. इसे हम किसी सब्जेक्ट के मार्क्स की एवरेज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. मिनिमम जो है वो किसी कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न करता है और इसी तरह मैक्स का जो एग्रीगेट फंक्शन है वो आपके कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा. तो इन 5 एग्रीगेट फंक्शन में से जो काउंट का फंक्शन है, मिनिमम का है और मैक्सिमम का है, ये आप नॉन न्यूमेरिक फील्ड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कोई आपके पास नेम की फील्ड है, नेम का कॉलम है, तो उसकी वैल्यूज़ को आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं उसमें से आप मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली. और सम और एवरेज जो है वो सिर्फ आप न्यूमेरिक फील्ड्स पे अप्लाई कर सकते हैं. एडिशन और एवरेज आप सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम काउंट को डिस्कस करते हैं. काउंट स्टेरिक जो है वो यूज़ होता है जब आपने अपने टेबल की टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना हो. ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी एक कॉलम के रिकॉर्ड्स को काउंट नहीं करें, बल्कि आपने जब टेबल में आपके टोटल कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है उनको काउंट करना हो तो आप काउंट स्टेरिक यूज़ करते हैं. इट इंक्लूड्स नल वैल्यूज़ एंड डुप्लीकेट्स. अब इसमें अगर कोई आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो भी ये काउंट करेगा और नल वैल्यूज़ को भी काउंट करेगा. जैसे ये क्यूरी लिखी हुई है, सेलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट. प्रॉपर्टी फॉर रेंट आपका ये टेबल है और इसमें आपने सारी रोज को काउंट करके बताना है. तो इसमें आप देखें टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये आपके पास 6 रोज हैं, 6 रिकॉर्ड्स हैं. तो जब आप ये क्यूरी रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट पे 6 वैल्यू शो होगी. अब इसमें देखें बीच में हमारे पास कुछ नल वैल्यूज़ भी आ रही हैं, लेकिन उसने उस पूरे रिकॉर्ड को काउंट किया है, बेशक उसमें कोई फील्ड में नल वैल्यू है, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी काउंट करेगा. अब नेक्स्ट जो है उसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज़ कॉस्ट मोर देन 350 पर मंथ टू रेंट. अब इस क्यूरी में हमें एक कंडीशन भी गिवन है कि हमने सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को काउंट करना है जिनका जो मंथली रेंट है वो 350 से ग्रेटर है. ठीक है, तो अब हम क्यूरी लगाएंगे, सेलेक्ट काउंट स्टेरिक एज माई काउंट. ये हमने एलियस डिफाइन किया है कि जो आउटपुट पे हमारे पास कॉलम नेम हो वो माई काउंट हो.
फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो कि टेबल का नेम है, और आगे हमने वेयर के साथ कंडीशन लगाई है रेंट ग्रेटर देन 350। अब ये इस टेबल में से जब काउंट करेगा तो ये इस कंडीशन को देख के काउंट करेगा कि जहाँ पे रेंट 350 से ग्रेटर है। आप ये देखें हर रो में रेंट जो है वो 350 से ग्रेटर है एक्सेप्ट दिस थर्ड रो जिस पे आपके पास रेंट जो है वो 350 है, इसको वो काउंट नहीं करेगा। तो पीछे आपके पास 1 2 3 4 5 रोज बचती हैं। तो पहले वो कंडीशन की बेस पे आपके रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेगा और उसके बाद वो आपकी इन सारी रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 5 आएगी। नेक्स्ट काउंट जो है वो किसी कॉलम नेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप काउंट स्टैटिक से टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहे थे, ठीक है। अगर आपने किसी एक कॉलम के रिकॉर्ड्स को काउंट करना हो तो आप काउंट के साथ आगे ब्रैकेट्स में उस कॉलम का नेम लिखेंगे और वो आपको उसी कॉलम के रिकॉर्ड्स को काउंट करके देगा। इसमें नल वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर उस कॉलम में कोई वैल्यू नल होगी तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। अब हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है हाउ मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर व्यूड इन मई 2004। अब हमने उन प्रॉपर्टीज का काउंट बताना है जो कि सिर्फ मई 2004 में व्यू की गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक व्यूइंग का टेबल है जिसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस डेट को व्यू की गई है। तो हमने क्यूरी लगाई सेलेक्ट काउंट ऑल प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर आपके इस कॉलम का नेम है। एज माई काउंट, या आपने एलियस डिफाइन किया है, रीनेम किया है कॉलम को। फ्रॉम व्यूइंग टेबल का नेम, आगे आपने कंडीशन लगाई है वेयर व्यू डेट बिटवीन 1 मई 2004 एंड 13 मई 2004। आपने रेंज बता दी है, ठीक है, इसलिए आपने बिटवीन ऑपरेटर यूज किया है कि 1 मई से 31 मई तक जितनी भी प्रॉपर्टी व्यू हुई है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन इस व्यू डेट के कॉलम से मिल गई, इसलिए हमने बिटवीन ऑपरेटर व्यू डेट पे लगाया है। आपको उसका जो है वो टोटल काउंट शो करते। तो इसमें आप देखें कि ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड 24 मई को व्यू हुआ है, 26 मई को व्यू हुआ है और एक 14 मई को व्यू हुआ है। तो ये टोटल आपका काउंट बनता है 3। तो आपने जब इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी नंबर को काउंट किया है तो 1 2 3, ठीक है। ये आपका माई काउंट जो है वो आंसर रिजल्ट में 3 आ गए। माई काउंट आपका एलियस है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम नेम से पहले ऑल। ऑल का मतलब ये है कि ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को काउंट करेगा। अगर आप ऑल नहीं भी यहाँ पे मेंशन करते तो वो बाय डिफॉल्ट ऑल ही कंसिडर होता है। मींस इन मई की डेट में अगर कोई प्रॉपर्टी नंबर रिपीट हो रहा है तो वो उसे काउंट करेगा, ठीक है। अगर PA14 2 बार मई में व्यू होता तो वो उसे 2 टाइम्स ही काउंट करता, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। अगर हम ऑल नहीं भी लिखते तब भी वो डुप्लीकेट को इंक्लूड करेगा। नल वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्यूरी लिखते हैं सेलेक्ट काउंट कमेंट फ्रॉम व्यू, ये क्यूरी जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने काउंट जो है वो किस कॉलम पे लगाया है, कमेंट के कॉलम पे, ठीक है। अब कमेंट में आपके पास देखें 2 नल वैल्यूज हैं, तो इसका जो इस क्यूरी का रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास आएगा 3, क्योंकि जब आप कॉलम नेम के साथ काउंट लिखेंगे या कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लिखेंगे तो वो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता। तो ये आपके पास ये सिर्फ जो वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई हैं उनका काउंट आपको बता देगा जो कि है 3। तो अभी तक हमें ये क्लियर हो गया कि एग्रीगेट फंक्शन जो हैं वो अगर आपने कॉलम नेम के साथ लिखे हों तो वो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करते, और अगर आपने कॉलम नेम के साथ ऑल लिखा हो या कुछ भी मेंशन ना किया हो तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी काउंट करते हैं। अब अगर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को काउंट ना करना हो तो फिर हमारे पास डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं। डिस्टिंक्ट इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट्स। अब जब आपने डुप्लीकेट को काउंट नहीं करना तो आप कॉलम नेम से पहले डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। ये मेंशन करना मस्ट है अगर आपने डुप्लीकेट को काउंट नहीं करना। अब वही प्रीवियस क्यूरी में हमने चेंजेस की हैं। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर एज माई काउंट फ्रॉम व्यूइंग वेयर व्यू डेट बिटवीन 1 मई एंड 31 मई। अब आपने उन प्रॉपर्टीज को काउंट करना है जो कि मई में व्यू हुई हैं, लेकिन डुप्लीकेट्स को आपने काउंट नहीं करना। मींस कि अगर एक प्रॉपर्टी मई में 2 बार या 3 बार व्यू हुई है तो उसे आपने एक बार ही काउंट करना, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने डिस्टिंक्ट लिखा है, तो अब आपका जो माई काउंट है वो 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, ये देखें, मई में आपके पास PA14 को व्यू किया गया है, फिर 26 मई को PG4 को व्यू किया गया, 14 मई को फिर PF14 को व्यू किया गया। तो ये जो PF14 प्रॉपर्टी नंबर है ये डुप्लीकेट है, इस प्रॉपर्टी को 2 बार व्यू किया गया है, इसे हमने अपने रिजल्ट में 1 बार काउंट किया है क्योंकि आपने डिस्टिंक्ट यूज किया है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि जब हमने एग्रीगेट फंक्शन में डुप्लीकेट्स को इंक्लूड नहीं करना तो हम डिस्टिंक्ट यूज करेंगे। अगर हमने डुप्लीकेट्स को इंक्लूड करना है तो या तो हम ऑल लिखेंगे कॉलम नेम से पहले या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो बाय डिफॉल्ट ऑल ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सम की। सेलेक्ट सम सैलरी एज सैलरी सम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब आपने जो है वो एग्रीगेट फंक्शन सम यूज किया है, किस कॉलम पे लगाया है, सैलरी के कॉलम पे लगाया है, उसका एलियस डिफाइन किया है कि रिजल्ट में जो आंसर आएगा उसका नेम सैलरी सम होना चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल से। अब आप देखें कि इसमें आप ये जो सैलरी की वैल्यूज ज़ाहिर नल वैल्यू नहीं होगी, तो ये जो टोटल इनका सैलरी का जो सम करके टोटल वैल्यू आएगी वो आप सैलरी सम में शो कर रहे हैं। अगर यहीं पे सैलरी के साथ जो है वो आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेंशन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने जो है वो डिस्टिंक्ट मेंशन कर दिया है, सेलेक्ट सम डिस्टिंक्ट सैलरी एज सैलरी सम फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अब वो क्या यही सम वैल्यू देगा? नहीं, ये वाली सम वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आप देखें कि ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो इनको वो एक ही बार सम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सैलरी से पहले डिस्टिंक्ट मेंशन है तो फिर आपके पास सम की वैल्यू चेंज होगी, फिर वो सिर्फ इन तीनों को सम करेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू है इसको नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपके पास यूज ऑफ काउंट एंड सम। एक एग्जांपल है जिसमें आपने काउंट का भी यूज किया है और सम का भी। स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड द सम ऑफ देयर सैलरीज। अब आपने देखना है कि आपके जो स्टाफ हैं उसमें से टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स कितने हैं और उन मैनेजर्स की कंबाइंड सैलरी कितनी है। ठीक है, अगर 3 मैनेजर्स हैं तो तीनों की सैलरी को आपने ऐड करके बताना है। तो आपने क्यूरी लिखी, सेलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर, आपने स्टाफ नंबर को काउंट किया, उसका एलियस डिफाइन किया एज माई काउंट, फिर आपने सम का एग्रीगेट फंक्शन यूज किया सैलरी पे, आपने सैलरी को टोटल किया और उसका आपने एलियस डिफाइन किया एज माई सम फ्रॉम स्टाफ टेबल। और कंडीशन आपको गिवन है कि आपने सिर्फ मैनेजर्स का टोटल नंबर और सम ऑफ सैलरीज बतानी है, तो आपने पोजीशन पे कंडीशन लगा दी है वेयर पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर। तो अब आपके पास मैनेजर की एक ये पोजीशन है, इसके अगेंस्ट आप देखें ये आपके पास एक स्टाफ नंबर है, फिर ये एक आपके पास मैनेजर की पोजीशन है और इसके अगेंस्ट एक स्टाफ नंबर है। तो स्टाफ नंबर जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, ठीक है, रिजल्ट में, और ये आप उसका एलियस है माई काउंट। अब सैलरी को आपने सम करना है, तो ये 30,000 है और ये 24,000 है, तो इनका जब आप सम लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी और इसका एलियस है माई सम। ठीक है, तो जब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा। इसमें आप डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस एक ही क्यूरी में यूज कर रहे हैं और आपने कंडीशन भी लगाई हुई है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। फाइंड द मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज स्टाफ सैलरी। अब आपने सैलरी की मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और एवरेज वैल्यू बतानी है। तो आपने सेलेक्ट के साथ मिनिमम का एग्रीगेट फंक्शन सैलरी पे लगाया, उसका एलियस डिफाइन किया, मैक्सिमम का लगाया एग्रीगेट फंक्शन, सेम उसका भी एलियस डिफाइन किया, और एवरेज का लगाया एग्रीगेट फंक्शन ऑन सैलरी एज माई एवरेज फ्रॉम स्टाफ। तो ये आपके पास रिजल्ट आया। अब इसमें आप देखें, ये मिनिमम सैलरी है 9,000, ये आपके पास मैक्सिमम सैलरी है 30,000। ये देखिए आपके पास वही रिजल्ट आ रहा है, और माई एवरेज में आपने इन सारी सैलरी को टोटल करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो कि है 6, उससे डिवाइड करके आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली एवरेज की। तो इस तरह से हम एग्रीगेट फंक्शंस को अपनी क्यूरीज में यूज कर सकते हैं जब हमें कोई एक समरी वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज। अच्छा, ग्रुप बाय क्लॉज इज एन एसक्यूएल कमांड दैट इज यूज्ड टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज। जब आपने सेम वैल्यूज की बेस पे अपने डाटा को ग्रुप टुगेदर करना हो तब आप ग्रुप बाय का क्लॉज यूज करते हैं। The groups are determined by the columns that you specify in the group by clause. अब जिस कॉलम की वैल्यू की बेस पे आपने उन्हें ग्रुप टुगेदर करना है, उस कॉलम का नेम आप ग्रुप बाय क्लॉज के साथ लिखते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है और क्लास आईडी है, ठीक है। हर स्टूडेंट आईडी के साथ उसकी क्लास आईडी है जिस क्लास से वो बिलोंग कर रहे हैं। अब आपने ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है ना टोटल नंबर ऑफ क्लास फाइंड आउट करनी है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर 4 क्लासेस हैं तो वो 4 क्लासेस हर स्टूडेंट के साथ आईडी के साथ लिखी होंगी उनके रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड में। तो आपने जो है उसमें आप ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं किस कॉलम की बेस पे, क्लास आईडी की बेस पे, कि हर क्लास में आपके पास कितनी आईडी हैं, कितने स्टूडेंट हर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो उसमें आप ग्रुप बाय का क्लॉज यूज कर सकते हैं। ये हमें एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। All the column names in the select list must appear in the group by clause unless the name is used only in an aggregate function. अच्छा, हमारे पास जब हम aggregate function यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ restrictions हैं। अब आपने select के साथ जो आपने column names define करने होते हैं वो आप वही column names define कर सकते हैं जो कि आप group by के बाद भी mention कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी बेस पे आप उन्हें group together कर रहे हैं, या फिर आप उन पे कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाने। इसके अलावा आप कोई कॉलम नेम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ मेंशन नहीं कर सकते। However, there may be column names in the group by clause that do not appear in the select list. लेकिन आप उस कॉलम की बेस पे, अगर आप किसी कॉलम की बेस पे ग्रुप बाय कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप टुगेदर कर रहे हैं, तो उसका सेलेक्ट स्टेटमेंट की लिस्ट में होना ज़रूरी नहीं है। When the where clause is used with the group by, the where clause is applied first, then groups are formed from the remaining rows that satisfy the search condition. अब अगर आप group by clause के साथ where clause यूज कर रहे हैं, कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो पहले where clause एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। where के बाद जो आपने कंडीशन लिखी है उसकी बेस पे पहले रोज फिल्टर होंगी और फिर आपके जो है वो ग्रुप्स बनेंगे उस कॉलम की बेस पे जो कि आपने डिफाइन किया हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख के देती हूँ कौन सी क्यूरी जो है वो इलीगल है, हम उसे यूज नहीं कर सकते बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, ठीक है। अब अगर मैं ये क्यूरी लिखती हूँ सेलेक्ट CID, काउंट SID फ्रॉम कोई भी टेबल का नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। अब मैं ग्रुप बाय का क्लॉज यूज कर रही हूँ, ग्रुप बाय CID, ठीक है। अब ग्रुप बाय जो है वो CID की बेस पे करेगा ये, कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं कि क्या ये क्यूरी वैलिड है। ये क्यूरी वैलिड है क्योंकि ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। इसमें क्या था कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट की लिस्ट है, ठीक है, ये वाली जो आपके पास लिस्ट है, इसमें कौन कौन से कॉलम्स आप लिख सकते हैं, या तो वो कॉलम्स जो आप ग्रुप बाय के बाद लिख रहे हैं या फिर जिन पे आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला जो कॉलम है CID, ये हमने ग्रुप बाय के बाद लिखा है क्योंकि हम इसकी बेस पे ग्रुप कर रहे हैं। और काउंट SID, क्योंकि ये एक एग्रीगेट फंक्शन हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी हम सेलेक्ट लिस्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यूरी आपकी ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, सेलेक्ट नेम काउंट SID फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय CID। अब क्या ये क्यूरी ठीक है? ये क्यूरी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें सेलेक्ट की जो लिस्ट है उसमें एक कॉलम ऐसा अपीयर हो रहा है जो कि ग्रुप बाय की लिस्ट में नहीं है और ना ही उस पर कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यूरी आपकी रॉन्ग है, दिस इज एन इलीगल क्यूरी। अब एग्जांपल है सेलेक्ट काउंट SID फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय CID। अब क्या ये क्यूरी ठीक है? ये क्यूरी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इस वाली अगर आप लाइन को पढ़ें कि आपके ग्रुप बाय में वो कॉलम नेम्स हो सकते हैं जो आपकी सेलेक्ट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देखें कि आपका सेलेक्ट में सिर्फ जो है वो आपने SID मेंशन किया हुआ है विद एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय आप CID में लगा रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप बाय में वो कॉलम आ सकता है जो कि सेलेक्ट लिस्ट में अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता। मींस कि अगर आप सेलेक्ट में कोई कॉलम नेम ऐसा लिखें जो ना कि ग्रुप बाय के लिस्ट में है और ना ही उस पर कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो वो आप नहीं लिख सकते। अब हम एग्जांपल देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज की। फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन ईच ब्रांच एंड सम ऑफ देयर सैलरीज।
अब आप देखें कि जो स्टेटमेंट है उसमें आपको दिया हुआ है स्टाफ वर्किंग इन ईच ब्रांच, ठीक है। आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टाफ नहीं पूछा हुआ है, आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन ईच ब्रांच पूछा हुआ है। तो आपको जो है वो अपने डेटा को ग्रुप टुगेदर करना है बेस्ड ऑन ब्रांच कॉलम। जो भी ब्रांच नंबर की इंफॉर्मेशन है, ब्रांच नेम की इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस पे आपने ग्रुप टुगेदर करना है और उसके बाद उनकी सैलरीज को सम करना है। अब क्यूरी आपके पास गिवन है, लिखी हुई है, सेलेक्ट ब्रांच नंबर, काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट, सम सैलरी एज माई सम, फ्रॉम स्टाफ ग्रुप बाय ब्रांच नंबर, ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर। अब पहले तो आप देखें कि क्या ये पिछली जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सेलेक्ट में आपने उन कॉलम्स को मेंशन किया है जो कि ग्रुप बाय में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो कॉलम्स है जिन पे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो ये आपकी क्यूरी जो है वो वैलिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे होगी? ये क्यूरी ऐसे एग्जीक्यूट होगी कि सबसे पहले स्टाफ के टेबल में आपका जो डेटा है वो डिवाइड होगा किसकी बेस पे? ब्रांच नंबर की बेस पे। ब्रांच नंबर की बेस पे डिवाइड होने के बाद हम स्टाफ नंबर काउंट करेंगे और सैलरी को सम करेंगे, ठीक है। ये है स्टाफ का टेबल, ठीक है। अब सबसे पहले क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज लगा हुआ है, सबसे पहले ये रिकॉर्ड जो हैं सारे ये डिवाइड होंगे किस पे? ग्रुप बाय का क्लॉज हमने लगाया है ब्रांच नंबर पे, ठीक है। तो ब्रांच नंबर है आपके पास एक B005, एक B003 है और एक B007, ठीक है। सबसे पहले आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो इसकी बेस पे डिवाइड हो जाएंगे। अब आपने काउंट करना है कि कितने स्टाफ नंबर जो हैं वो B005 ब्रांच में। तो आप देखें कि ये पहला वाला आपका जो है B005 में है और ये लास्ट वाला आपका B005 में, ये दोनों एक ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपका काउंट हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपके पास B003 ब्रांच नंबर। अब आप देखेंगे कि कितने स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो B003 ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये वाला है आपके पास सेकेंड बी और ये सेकेंड लास्ट, तो ये आपके पास हो गए 3 स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो B003 ब्रांच में काम कर रहे हैं। फिर आपके पास आ जाता है B007, B007 में सिर्फ एक स्टाफ मेंबर है, तो आपके पास ये काउंट आ जाता है 1। तो इस तरह से आप जो है वो अपने रिकॉर्ड को ग्रुप कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम कॉलम, ठीक है। ब्रांच नंबर में जो आपके पास वैल्यूज हैं उन वैल्यूज की बेस पे आप अपने बाकी डेटा को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने फिर इनकी सैलरीज भी ऐड करनी है। जैसे B005 में आपके पास ये सैलरी ऐड होगी और ये वाली सैलरी होगी। फिर B003 में आपके पास ये और ये 24,000 ऐड होगी। B007 में आपके पास एक ही सैलरी है। तो इस तरह से आपका जो है वो ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है। अब आप अगर यहाँ पे रिजल्ट देखें तो ये आपके पास 3 ब्रांच नंबर्स हैं, उनके अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ स्टाफ का काउंट है, ये स्टाफ नंबर क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट उनकी सैलरी को ऐड करके शो कर दिया गया। तो जब भी आपने अपने रिकॉर्ड्स को सेम वैल्यू की बेस पे एग्रीगेट करना हो, कंबाइन करना हो, तो फिर आप ग्रुप बाय का क्लॉज यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग ग्रुप हैविंग क्लॉज, ठीक है। हैविंग क्लॉज जो है वो आप ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज करते हैं। Having clause is used with the group by clause to restrict the groups that appear in the final result table. Having clause जो है वो उन ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट करता है जो कि आपके फाइनल टेबल में शो होने होते हैं। वेयर क्लॉज जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वेयर क्लॉज जो है वो आपकी नंबर ऑफ रोज को रिस्ट्रिक्ट करता है जो कि आपके फाइनल रिजल्ट टेबल में शो होनी होती है। हैविंग क्लॉज के साथ भी इसी तरह से कोई कंडीशन होती है जो कि किसको रिस्ट्रिक्ट करी होती है? उन ग्रुप्स को जो कि आपके फाइनल टेबल में शो होने होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हमें पता है कि हमारे पास ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। किसी कॉलम की वैल्यू की बेस पे हमारे पास ग्रुप्स बन जाएंगे। जैसे अभी पिछली एग्जांपल में हमारे पास B005, B003, B007 ये 3 ग्रुप्स बन गए थे। तो अब इसने हैविंग का क्लॉज हम यूज करते हैं इन ग्रुप में से फिल्टर करने को। हैविंग क्लॉज ऑलवेज इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 एग्रीगेट फंक्शन, अदरवाइज द सर्च कंडीशन कुड बी मूव टू द वेयर क्लॉज। क्योंकि वेयर क्लॉज के साथ भी आप कंडीशन लगाते हैं, हैविंग क्लॉज के साथ भी आप कंडीशन लगाते हैं, तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि किस जगह पे आप कौन सा यूज करें। एक तो हैविंग क्लॉज आपने हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज करना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हैविंग जो है वो ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जब भी आप एक नॉर्मल क्यूरी लगा रहे हैं जिसमें कोई आपने जो है वो ग्रुप बाय का क्लॉज यूज नहीं किया हुआ, तो आप वहाँ पे वेयर ही यूज करें, क्योंकि वो आपकी रोज को फिल्टर कर रहे हैं। हैविंग आपके ग्रुप्स को फिल्टर कर रहे हैं, तो ये आप ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज करेंगे। दूसरा, मोस्टली हम
हैविंग तब यूज़ करते हैं जब हम हैविंग की कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम हैविंग की कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे तो फिर हम वहाँ पे वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना हो, काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज में से कोई, तो फिर आप हैविंग यूज़ करें। अदरवाइज आप ग्रुप बाय के साथ वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर में आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है वो आपको अलाउ नहीं है। आप एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर हैविंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। For each branch office with more than one member of staff, find the number of staff working in each branch and sum of their salaries. अब वही पिछली क्यूरी है, पिछली क्यूरी में ही थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन करनी है। अब हमने वही इंफॉर्मेशन देनी है कि किस ब्रांच से जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं और सम ऑफ देयर सैलरीज भी बतानी है। लेकिन अब हमारे पास एक कंडीशन है कि सिर्फ उन ब्रांच ऑफिसेज की हमने इंफॉर्मेशन देनी है जहां पे नंबर ऑफ स्टाफ मोर देन 1 है। ठीक है, कि हमने हर ब्रांच नंबर के अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स काउंट किए हैं और जिनका टोटल नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो मोर देन 1 आ रहा है, हमने सिर्फ उनका डाटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आपने क्यूरी लगाई है सेलेक्ट ब्रांच नंबर, काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट, सम सैलरी एज माई सम फ्रॉम स्टाफ, ग्रुप बाय ब्रांच नंबर, having count staff number greater than 1, order by branch number। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ब्रांच नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टाफ नंबर को काउंट कर रहे हैं एज माई काउंट, सैलरी को सम कर रहे हैं एज माई सम फ्रॉम टेबल स्टाफ। उसके बाद आपने ग्रुप बाय यूज़ किया है ब्रांच नंबर पे, क्योंकि आप ब्रांच नंबर की बेस पे जो है वो अपने डाटा को डिवाइड कर रहे हैं। हैविंग काउंट स्टाफ नंबर ग्रेटर देन 1। अब ये जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले स्टाफ का टेबल है उस पे आपका जो डाटा है वो डिवाइड हो जाएगा बेस्ड ऑन ब्रांच नंबर। और जब वो आपके ग्रुप्स बन जाएंगे और जब ग्रुप्स बनने के बाद जब आप स्टाफ नंबर काउंट करेंगे और सैलरी सम करेंगे तो फिर आपके पास ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी उन ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, एक बार ग्रुप्स बन गए, अब उन ग्रुप्स पे ये कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है कि स्टाफ नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो आप ये देखें कि ये जो पिछली हमारी एग्जांपल है इसमें आपके पास जो ये रिजल्ट आ रहा था इसी पे आपने हैविंग के साथ कंडीशन लगा दी कि जहाँ पे जो काउंट है स्टाफ नंबर का वो ग्रेटर देन 1 हो, तो आपके पास ये वाली जो है वो निकल जाती है क्योंकि यहाँ पे स्टाफ नंबर का जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है। ठीक है, तो इसी क्यूरी के रिजल्ट पे आपने आगे कंडीशन लगा दी, मींस के इन ग्रुप्स को आपने फिल्टर कर दिया, इनमें से कुछ ग्रुप्स आपने निकाल दिए हैं जो कि आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो जब हैविंग के साथ ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम हैविंग में एक एग्रीगेट फंक्शन काउंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हैविंग को वेयर से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है इलीगल क्यूरी की। पहले भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं। एन एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इन द सेलेक्ट लिस्ट एंड इन द हैविंग क्लॉज इट इज इनकरेक्ट टू यूज इट एल्सवेयर। जैसे अभी मैंने कहा कि एग्रीगेट फंक्शन या तो आप सेलेक्ट के साथ किसी कॉलम पे अप्लाई करेंगे तब यूज करेंगे या फिर आप हैविंग के साथ यूज करेंगे, इसके अलावा आप उसे कहीं पे यूज नहीं कर सकते। If the select list includes an aggregate function and no group by clause is being used, then no item in the select list can include any reference to a column unless that column is the argument to an aggregate function. For example, the following query is illegal. अच्छा, अब group by के साथ तो हमने जो है वो restrictions डिटेल में डिस्कस कर ली। अब अगर ग्रुप बाय हम यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो सेलेक्ट की लिस्ट है, सेलेक्ट के साथ जो कॉलम लिस्ट है उसमें आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कॉलम को रेफर नहीं कर सकते। जैसे ये जो क्यूरी है सेलेक्ट स्टाफ नंबर काउंट सैलरी फ्रॉम स्टाफ, ये इलीगल है। ठीक है, क्यों इलीगल है? क्योंकि आपने एक कॉलम को मेंशन किया है जिसपे आपने कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाया, जबकि आप इस क्यूरी में एक एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब ये देखें ये इलीगल कैसे बनती है, वजह क्या है इसकी, क्यों रिस्ट्रिक्शन है? काउंट सैलरी आपको जो है वो सिर्फ एक वैल्यू देगा, टोटल नंबर काउंट करके देगा, जबकि यहाँ पे जो स्टाफ नंबर है आपको पता है जब आप क्यूरी में इस तरह से रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने लिखा हो सेलेक्ट स्टाफ नंबर फ्रॉम स्टाफ, वो आपको सारे स्टाफ नंबर शो कर देगा जो भी आपके पास स्टाफ नंबर के कॉलम में होंगे। तो आप क्यूरी का रिजल्ट खुद देखें कि वो ठीक नहीं आएगा। एक तरफ आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, एक तरफ आपके पास एक सिंगल वैल्यू।
तो इसलिए आप जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे, या तो आपने अगर डिफरेंट कॉलम्स पे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने, आप कॉमा लगा के आगे एग्रीगेट फंक्शन लिख के और आगे कॉलम नेम लिख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी कॉलम को एज सच एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। अच्छा, अब एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टास्क हैं, उन टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। हम जो है वो SQLite में प्रैक्टिस कर रहे हैं SQL की, तो हम SQLite ही यूज़ करेंगे। और उसमें जो है हम जो स्कीमा यूज़ कर रहे हैं उसके हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है जिसमें हमारे पास सारे टेबल्स के नेम और कॉलम के नेम्स हैं। तो हम SQLite ओपन करते हैं। SQLite 3.exe ओपन कर लें, ठीक है। और हम चिनोक के सैम्पल डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो हम chinook.db ओपन कर लेंगे, ठीक है। डॉट टेबल्स लिख के कंफर्म कर लेंगे कि हमारा chinook.db ओपन हो गया है। अब हमारे पास क्यूरी गिवन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच एल्बम इन मिनट्स। आपने जो है हर एल्बम की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास एल्बम्स का टेबल है, ठीक है। लेकिन आप देखें इसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है कि हम लेंथ काउंट कर सकें, लेकिन इसका एक रिलेशन है ट्रैक्स के टेबल में। ट्रैक्स के टेबल में देखें आपके पास एल्बम आईडी भी है और आपके पास एक मिली सेकेंड्स का कॉलम भी है, ठीक है, जिसमें आपको हर ट्रैक की लेंथ बताई हुई है। अब मिली सेकेंड्स के कॉलम में आपको हर ट्रैक की लेंथ बताई हुई है, लेकिन हमें क्यूरी में गिवन है हमने एल्बम की बतानी है। तो इट मीन्स के हम एल्बम आईडी की बेस पे ग्रुप बाय करेंगे इस टेबल को, ठीक है। तो हर एल्बम आईडी में जितने ट्रैक्स बिलोंग कर रहे होंगे उनके मिली सेकेंड्स को ये हमें सम करके, तो हमारे पास एक एल्बम की टोटल लेंथ आ जाएगी। जैसे अगर हमारे पास कोई एक एल्बम है, फॉर एग्जांपल ABC एल्बम है हमारे पास, उससे 5 ट्रैक्स बिलोंग कर रहे हैं, तो उन 5 ट्रैक्स के जो मिली सेकेंड्स हैं उनको ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे पास उस एल्बम ABC की टोटल लेंथ निकल आएगी। चलें हम फिर क्यूरी लिखते हैं, सेलेक्ट। अब यहाँ पे मैं एल्बम आईडी सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, वो हमने अपनी आउटपुट पे भी शो करानी है और हमने ग्रुप बाय भी करना है। अब हमने लेंथ ऑफ ईच एल्बम फाइंड आउट करनी है, सो हम सम का एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे, कौन सी फील्ड पे, मिली सेकेंड्स की फील्ड पे। अच्छा, अब क्यूरी में गिवन है इन मिनट्स, तो मिली सेकेंड्स मीन्स के वो वहाँ पे मिली सेकेंड्स में वैल्यूज हैं, तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 60,000 कर दें, आपको पता है कि यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं क्यूरी में। एज मिनट्स हम एलियस डिफाइन कर देते हैं, फ्रॉम विच टेबल, ट्रैक्स के टेबल में ये इंफॉर्मेशन है और हमने उनको ग्रुप बाय करना है एल्बम आईडी की बेस पे। तो ये देखें आपको जो रिजल्ट शो हुआ है उसमें आप देखें कि आपको हर एल्बम का जो है वो मिली सेकेंड शो हो गए। पहले हम जो है वो आउटपुट मोड सेट कर लेते हैं कॉलम और हेडर ऑन कर देते हैं ताकि हमें कॉलम नेम्स भी शो हों। अब हम क्यूरी जो है वो रन करते हैं। ये देखें आपके पास ये एल्बम आईडी है और ये उसके टोटल मिनट्स हैं, ठीक है। अब इस एक एल्बम आईडी में हो सकता है आपके पास जो है वो 7 ट्रैक्स हों, उन 7 ट्रैक्स को ऐड करके मिनट्स में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। फिर आपके पास ये एल्बम आईडी 2 है, उसके आपने मिनट्स को ऐड किए तो ये आपके पास सिर्फ 5 आ रहे हैं। एल्बम आईडी, ट्रैक आईडी एंड मिली सेकेंड्स फ्रॉम ट्रैक्स और हम लिमिट कर देते हैं 10, ठीक है। अब अगर आप देखें कि ये आपके पास एल्बम आईडी है 1 और ये ट्रैक आईडी इससे बिलोंग कर रही है, मीन्स कि ये वाला जो ट्रैक है जिसकी आईडी 1 है वो एल्बम आईडी 1 से बिलोंग कर रही है। इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 भी 1 एल्बम से बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स कि ये जितने भी ट्रैक्स हैं 1, 6, 7, 8, 9, 10 ये एल्बम आईडी 1 से बिलोंग कर रहे हैं। हमारी क्यूरी क्या कर रही है, हमारी क्यूरी इनके मिली सेकेंड्स को
ठीक है, ये 1 का मिली सेकेंड की जो वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10 इन मिली सेकेंड की वैल्यू को ऐड करिए। और क्योंकि हमें आंसर जो है वो मिनट्स में चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको डिवाइडेड बाय 60,000 कर लिए ताकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो मिनट्स में आए। तो इस तरह से आपकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फाइंड द एवरेज मिनट्स ऑफ ईच एल्बम। अब ऊपर टोटल लेंथ पूछी हुई थी तो हमने सम यूज किया था, यहाँ पे एवरेज पूछा हुआ है तो हम यहाँ पे एवरेज यूज करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट एल्बम आईडी, एवरेज, मिली सेकेंड वाले कॉलम पे हमने अप्लाई करनी है, एवरेज इन मिनट्स फाइंड आउट करनी है तो हम डिवाइडेड बाय 60,000 लिखेंगे। आगे हम एलियस डिफाइन कर देते हैं, एवरेज इन मिनट्स फ्रॉम विच टेबल, ट्रैक्स, ग्रुप बाय, किसकी बेस पे हमने ग्रुप करना है, एल्बम आईडी की बेस पे। ये देखें, ये आपके पास हर एल्बम की एवरेज मिनट्स आ गए हैं। ठीक है, टोटल मिनट्स नहीं है, एवरेज मिनट्स हैं कि एवरेज लेंथ उसकी क्या है। ये देखें कि आपकी एल्बम आईडी और ये उसके अगेंस्ट एवरेज इन मिनट्स शो हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपने ये पॉइंट के बाद वैल्यूज को कम करना हो तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है एसक्यूएल में राउंड का। ठीक है, हम जहाँ पे एवरेज मिली सेकेंड्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम वहाँ पे राउंड का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और राउंड के अंदर ये वाली जो वैल्यू है कॉमा, अब आपने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू शो करानी है, तो मैंने एक वैल्यू शो करानी है पॉइंट के बाद, तो अब आप देखें पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू यूज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका राउंड का एक बिल्ट इन फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्यूरी पे जाते हैं। नेक्स्ट क्यूरी है, फाइंड द एल्बम्स अलोंग विद देयर ट्रैक्स काउंट। अब पहले हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे एल्बम की, अब हमने ट्रैक्स काउंट करने हैं, तो ये तो इजी सा है कि हम ट्रैक आईडी काउंट कर लेंगे और ग्रुप बाय यूज कर लेंगे एल्बम आईडी पे। ठीक है, सेलेक्ट एल्बम आईडी, काउंट हमने किसको करना है, ट्रैक आईडी को, कि एक एल्बम में कितने ट्रैक्स हैं। एलियस डिफाइन कर देते हैं एज ट्रैक काउंट फ्रॉम ट्रैक्स, ग्रुप बाय एल्बम आईडी। और अगर हम इसको जो है वो रिजल्ट को सॉर्ट करना चाहें तो हम आगे ऑर्डर बाय कर देते हैं ट्रैक काउंट की बेस पे, कि अभी जो हर एल्बम का ट्रैक काउंट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं उसके जो है वो असेंडिंग ऑर्डर पे आप इसको रिजल्ट को सॉर्ट कर लें। तो आप ये देखें कि हमारे पास हर एल्बम आईडी के अगेंस्ट उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं वो शो हो गए। और क्योंकि हमने इस ट्रैक काउंट की बेस पे ऑर्डर बाय भी किया है तो इसलिए आप देखें कि पहले सिर्फ वो एल्बम आईडीज हैं जिनमें आपके पास एक एक ट्रैक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिर वो वाली आईडीज आ रही हैं जिसमें आपके पास 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये वाली एल्बम्स जो हैं इनमें आपके पास 10 ट्रैक्स हैं। ठीक है, तो क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे हुई है, पहले आपका जो ट्रैक का टेबल है वो ग्रुप बाय हुए बेस्ड ऑन एल्बम आईडी, जितनी एल्बम आईडीज हैं उनकी बेस पे वो डाटा डिवाइड हो गया। उसमें से आपने हर एल्बम आईडी के अगेंस्ट ट्रैक आईडी को काउंट कर लिया है और उसके बाद आपने उसे सॉर्ट कर दिया है इस काउंट की बेस पे। ठीक है, अब ये हमने एलियस यहाँ पे डिफाइन किया, हम यहाँ पे ऑर्डर बाय काउंट ट्रैक आईडी भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एलियस डिफाइन किया तो हमारे लिए ईजी है, हम डायरेक्ट उस रिजल्टिंग कॉलम का नेम लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द लॉन्गेस्ट ट्रैक इन लेंथ। अब लेंथ हमें मिली सेकेंड से ही पता चलेगी, जिसके मिली सेकेंड सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्रैक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं, सेलेक्ट नेम मैक्स मिली सेकेंड्स फ्रॉम ट्रैक्स। यहाँ पे डी मिसिंग है, मिली सेकेंड्स। तो ये आपके पास ट्रैक है जिसके मैक्सिमम मिली सेकेंड्स हैं। ठीक है, और उस ट्रैक का नेम है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के नेम से कोई सॉन्ग ट्रैक है और उसके मैक्सिमम मिली सेकेंड्स हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ट्रैक हुज लेंथ इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो अगर हम ने शॉर्टेस्ट फाइंड आउट करना है कि जिसके सबसे कम मिली सेकेंड्स हैं, अब हम ये ट्रैक्स के फाइंड आउट करें, इसमें एल्बम्स का जिक्र नहीं है तो हमें ग्रुप बाय करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हर ट्रैक के अगेंस्ट उसके मिली सेकेंड्स मौजूद हैं और हम जो है वो उसमें से मिली सेकेंड्स के कॉलम में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें कि सबसे छोटा ट्रैक इन लेंथ कौन सा है। तो ये कोई आपके पास है ट्रैक नेम जिसके मिली सेकेंड सबसे कम है और ये इन्फॉर्मेशन आपको आउटपुट पे शो होगी। अब इन मिनिमम और मैक्सिमम वाली क्यूरीज में आपने देखा होगा कि हमने वो कॉलम नेम भी लिखा है जिसके साथ कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा। तो मिनिमम और मैक्सिमम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम आपको उसी कॉलम की एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे 1071 है, ये मिली सेकेंड्स के कॉलम में ये वैल्यू प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट जाहिर है उस ट्रैक का कोई नेम भी होगा। तो और डिफरेंट कॉलम नेम्स मिनिमम और मैक्सिमम के साथ यूज़ कर सकते हैं। काउंट, एवरेज और सम के साथ क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो जो हमें रिजल्ट देते हैं वो उस कॉलम की वैल्यू नहीं होती है बल्कि उन्होंने कैलकुलेट करके फाइंड आउट की होती है। जैसे अगर मैं यही क्यूरी लिखूं, यहाँ पे मैं एवरेज मिली सेकेंड लगा दूं, मिली सेकेंड्स की एवरेज तो फाइंड आउट कर ली है लेकिन ये नेम जो है वो उसने रैंडम दे दिया। आई थिंक जो फर्स्ट नेम था उसने वो शो कर दिया, जबकि ये जो एवरेज मिली सेकेंड्स की वैल्यू ये आपके सारे जो ट्रैक्स हैं उनकी एवरेज मिली सेकेंड वैल्यू है। तो रिजल्ट की कोई सेंस नहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि ये एवरेज इस ट्रैक की नहीं है, उन सब ट्रैक्स की जो आपके रिकॉर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप जब ये एवरेज, सम और ये फाइंड आउट कर रहे हों तो आपने उसके साथ कोई एक्स्ट्रा कॉलम नेम नहीं लिखना अनलेस आप उस पर भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करें। अब ये आपके पास सही आउटपुट है कि ये आपके सारे ट्रैक्स की एवरेज वैल्यू है। तो ये था आपके पास कुछ टास्क रिलेटेड टू एग्रीगेट फंक्शन। आई होप कि आपको एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल में हम कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं ये क्लियर हो गया होगा।